नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील में आज उस समय हंगामा हो गया जब अधिवक्ता कमलेश कुमार यादव कोई प्रार्थना पत्र देने गए थे। उनका किसी बात को लेकर उप जिलाधिकारी से कहासुनी होने लगी और बात विवाद शुरू हो गया, जिसमें अधिवक्ता को धक्का मुक्की कर बाहर निकाल दिया गया। तो इसकी जानकारी जब बार के अध्यक्ष पन्नालाल यादव को हुई तो उन्होंने तत्काल अपने अधिवक्ता साथियों के साथ तहसील में जमकर नारेबाजी की गई और उप जिलाधिकारी के न्यायालय का 26 अगस्त न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया गया है। इस अवसर पर संतोष कुमार गौड़, कमलेश यादव, इशरत हुसैन, रामाश्रय चतुर्वेदी आदि लोग उपस्थित थे। रामाश्रय चतुर्वेदी, मंत्री बार का हूँ मैं केवल इतना आज के प्रकरण पर कहना चाहता हूँ कि उप जिलाधिकारी के द्वारा आए दिन यह शिकायत मिल रही थी कि हमारे अधिवक्ताओं के साथ यह अभद्र व्यवहार करते हैं। आज उसका ताज़ा उदाहरण लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना बरदा की पुलिस ने मोबाइल फोन छीनकर भागने वाले 2 अभियुक्तों को एक देसी तमंचा, 5 जिंदा व 1 खोखा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। तो ही बिलरियागंज की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में चल रहे 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि जनपदीय पुलिस ने आगामी त्यौहार मुहर्रम व गणेश चतुर्थी के अवसर पर शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे व एएसपी क्षेत्राधिकारी इलामारन के नेतृत्व में कंपनी आरएफ मैप कोतवाली की भारी पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली से बड़ादेव चौक तकिया कोट मोहल्ला जमात उर साद मस्जिद मुकेरीगंज पहाड़पुर आदि स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि आजमगढ़ जिले में शीघ्र ही कोविड की जांच के लिए आरटी-पीसीआर का लैब मेडिकल कॉलेज में जल्द ही काम करने लगेगा। इससे जांच रिपोर्ट में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है, जिसके परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेगा। आगे जिलाधिकारी ने बोलते हुए कहा कि अब कोई कोविड का मरीज अगर निजी अस्पताल में आता है तो उसे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराया जाता है, तो भी निजी क्षेत्र के चिकित्सक की जिम्मेदारी होगी कि वह मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज की समय समय पर निरंतर देखभाल करे। इस बाबत जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कोविड के लिए हम हमारे यहाँ पे देखा जाए तो एक हेल्बन हॉस्पिटल है जिसमें कि एसिम्प्टोमेटिक केस हमारे जाते हैं, और एक L2 हॉस्पिटल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसको मिनी PGI भी कहते हैं। 2 जगह हमारे बेड्स की व्यवस्था है। तो जो भी सिम्प्टोमेटिक केस हैं या फिर कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं या जिनको ऑक्सीजन और हाई सर्विलेंस की ज़रूरत है, उनको L2 हॉस्पिटल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। देखने में ये आ रहा है कि कुछ जो गंभीर लोग हैं, अभी तक जो भी केसेस वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसमें किसी ना किसी कोमॉर्बिडिटी के शिकार थे। तो अब एक व्यवस्था की जा रही है कि जिस अस्पताल से, प्राइवेट अस्पताल से कोई मरीज़ ट्रांसफ़र होता है कोविड पॉजिटिव आने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो उन अस्पताल की जिम्मेदारी होगी कि उसके जो मर्ज़ है, मान लीजिए किडनी का रोगी है तो वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, या फिर कार्डियक उसको प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजी के जो डॉक्टर हैं वो मेडिकल कॉलेज में जाके उनके उस मर्ज के इलाज के लिए वहाँ पे दवाई और उनका मॉनिटरिंग करेंगे। तो पेशेंट जाएगा, उस जाने के बाद उनको वहाँ पे डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज में बताएंगे क्या इनकी दवाई चल रही है और मेडिकेशन पूरा प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन दी जाएगी, और अगर कॉम्प्लिकेशन आता है तो भी उनकी जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पे जाके वो मरीज को देखें। टेस्टिंग लैब हमारे जनपद में एक अच्छी सुविधा आने जा रही है। मेडिकल कॉलेज में RT-PCR लैब स्थापित हो रही है, जिसकी फिजिकल पूरा काम हो चुका है, इक्विपमेंट भी आ चुका है, और जो मैन पावर चाहिए थी वो भी आइडेंटिफाई कर ली गई है, उनको भी चयनित कर लिया गया है। तो सितंबर से मोस्ट प्रॉब्ली हमारे वहाँ चालू हो जाएगी, तो एक बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी पूरे मंडल के लिए कि यहाँ पे आके टेस्टिंग हो जाए और तुरंत जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिल जाए। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, रेमडेसिविर एक इंजेक्शन होता है जो एंटीवायरल उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जो गंभीर मरीज़ हैं उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें शासन से 100 प्राप्त हो गए हैं, तो उनका यूज़ किया जा रहा है रिवाइव करने के लिए पेशेंट्स को। और उसके अलावा 500 की और हमने डिमांड भेज दी है कि कोई कमी ना आए, और अगर कमी आती भी है तो लोकली भी उसको परचेज़ करने की व्यवस्था कर ली गई है। तो सारी मेडिसिन मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करा दी गई हैं।
बाईपेप मशीन वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे 6 वर्किंग है। उसके अलावा 6 और का उन्होंने ऑर्डर प्लेस टेंडर करा हुआ है। और भी सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं पर्याप्त रूप से वहाँ पे उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये इशू आया था कि हमें बेड्स और बढ़ाने हैं। अभी 100 सैया वहाँ पे चालू था, उसको 300 सैया करना है, तो उसके लिए पैरामेडिकल स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उसके लिए भी वॉक इन इंटरव्यूज़ कर लिए गए हैं, उनका भी चयन कर लिया गया है। तो हम उसको ज़रूरत पड़ने पे इनफैक्ट कैपेसिटी हम अगले हफ्ते बढ़ाने की उसकी स्थिति में आ जाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बलिया, मऊ और आजमगढ़ तीनों के पेशेंट्स को मिला के था। सभी पेशेंट्स कोमॉर्बिड थे, उनको पहले से ही कोई ना कोई बीमारी थी। तो और या फिर वो किसी और हॉस्पिटल से यहाँ पे ट्रांसमिट किए गए थे कि जैसे कि एक पेशेंट, 2 पेशेंट तो कैंसर पेशेंट थे, उनको कोविड पॉजिटिव आया, एक बनारस से शिफ्ट करके हमारे यहाँ पे आया तो उनको हॉस्पिटल में कर दिया। तो ऑलरेडी गंभीर अवस्था में थे। कोशिश मेडिकल कॉलेज द्वारा की गई उनको रिवाइव करने की, पर नहीं कर पाए। उसी के लिए ये व्यवस्था भी हम कर रहे हैं कि जिस अस्पताल से जनपद में कोई पेशेंट जाता है, उस अस्पताल के उस स्पेशलिस्ट की जिम्मेदारी होगी कि कोविड अस्पताल में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उस मर्ज की बीमारी की इलाज, वो दवा वो प्रिस्क्राइब करे और उस पेशेंट को मॉनिटर करे। आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र के बेल्हाडी की सारिका विश्वकर्मा ने अपने पति पर यह आरोप लगाया है कि उसका पति अजय विश्वकर्मा का उसके गांव की एक लड़की के साथ अवैध संबंध था, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद अजय विश्वकर्मा जिस लड़की से प्रेम करता था वो युवती को लेकर फरार हो गया और भागकर दोनों ने 20 अगस्त 2020 को शिव मंदिर में शादी कर ली। प्रार्थना को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने तरवा थाने में इस संबंध में तहरीर दी। इसके साथ ही ग्राम प्रधान रमेश शर्मा और सुदामा विश्वकर्मा पर यह आरोप लगाया है कि पति की शादी में सहयोग करने का लालच देकर उससे एक विश्वास जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली है। पूरे मामले की जांच कराकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा इस बाबत पीड़िता ने, आपको सुनवाते हैं। मैं सारिका विश्वकर्मा, अजय विश्वकर्मा की पत्नी हूँ और मैं ग्राम बेल्हाडी से ग्राम बेल्हाडी और थाना तरवा से हूँ, जिसमें कि मेरे पति मुझे मुंबई में छोड़कर चले आए लॉकडाउन में। जानकारी नहीं दी गई और बेल्हाडी आने के बाद उन्होंने अपने गांव के प्रधान से मिलके अपनी खेत है जो 10 लाख की खेत है 2 लाख में बेच दिया, जिसमें उन्होंने मुझे कुछ भी जानकारी नहीं दिया कि मतलब मैं खेत बेच रहा हूँ। फिर साथ में ग्राम प्रधान जी मिलके उनका मतलब किसी लड़की के साथ अवैध रिश्ता था, उसके साथ शादी की सुबह 8 बजे मंदिर में, जो कि उसके बारे में भी नहीं बताया गया, ना ही प्रधान बताया ना उनके गांव का कोई बताया कि मतलब कि आपकी पहली बीवी रहते हुए भी आप दूसरी शादी कर रहे हो। तो सर ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है 10 साल का, एक बेटी है। जब साथ में रहते थे ना नहीं खर्चा देखते थे ना बच्चों को पढ़ाते थे, मैं स्कूल में पढ़ा के अपने बच्चों का खर्चा चलाती थी सर। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, एक बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी आ जाएगी तो फिर क्या मतलब है रह जाएगा ये शादी और रिश्तों का। एसपी साहब क्या आए थे, क्या बोले एसपी साहब? एसपी सर बोले कि आपकी कार्रवाई आगे की जाएगी, एफआईआर हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सूचना इसकी। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? सर प्रशासन से तो यही चाहती हूँ कि अब शादी हुई है तो जिम्मेदारी भी उठाएं, हमारी बच्चों की भी देख रेख करें कि सिर्फ शादी एक नाम के लिए हुआ जाता है, मतलब बच्चों को नहीं देखेंगे, हमारे रिश्ता कुछ मायने नहीं रखता उनके लिए। मोदी योगी की सरकार कोरोना महामारी को अवसर में बदलकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों को सामंती व्यवस्था की तरह शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, दमन कर रही है। ये उक्त बातें समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि हत्या, सामूहिक बलात्कार, लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ग्राम बांसगांव थाना तरवा के प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू की नृशंस हत्या, उसके बाद पुलिस की गाड़ी से 15 वर्ष के नौजवान सूरज की दबकर मौत हुआ। बीबीपुर में सपा नेता आमिर अहमद पर जानलेवा हमला ने जनपद की जर्जर कानून व्यवस्था की पोल खोल दिया है। आए दिन ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों की लूट व हत्या से जनपद थर्रा गया है। थानों पर पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, बल्कि उनके विरुद्ध भाजपा नेताओं व पुलिस के गठजोड़ से उल्टे 307, 308 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लूट व हत्या करने वाले घूम रहे हैं। पिछड़ों, दलितों के नौजवान जो सत्ता पक्ष की दमन का विरोध करते हैं, उनको अभियुक्त बनाया जा रहा है। अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो समाजवादी जुल्म व अत्याचार के खिलाफ थानों पर प्रदर्शन कर जनता को लामबंद कर उसका जवाब देगी। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। आज की प्रेस का मूल मतलब हमारा है कि प्रदेश में और देश में
माननीय मोदी जी और योगी जी ने दोनों लोगों ने कहा था कि कोरोना महामारी को अवसर में बदल दो, तो इन्होंने अवसर में बदलने का पूरा प्रयास ये लोग कर रहे हैं। आज उसी के क्रम में यह लोगों की आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। कोई इनके खिलाफ, इनके उत्पीड़न, इनके दमन, पुलिस के अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जा रहे हैं, उसको दबाने का काम हो रहा है। यही उनका कोरोना महामारी का अवसर है। कोरोना महामारी के बहाने यह पूरे देश की जनता के जुबान पर लगाम लगाना चाहते हैं। इससे देश की जनता पीड़ित है। देश की जनता इस मसले को लेकर के अब सड़कों पर आ रही है। अभी आपने देखा एक आजमगढ़ में दलित प्रधान की जिस तरह से हत्या हुई, पुलिस की गाड़ी से एक नौजवान लड़के की मृत्यु हुई, वहीं पर एक हमारा आमिर अहमद नाम का समाजवादी पार्टी का नेता जिसको रात में लोगों ने जिसके ऊपर प्राणघातक हमला किया, पूरे जनपद में जिस तरह से हत्या, लूट, डकैती, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, इस तरह का वातावरण शायद किसी सरकार में नहीं रहा। आज आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन जो ये ग्राहक सेवा केंद्र हैं उनके कर्मचारियों की लूट हो रही है, उनके जान पे हमला हो रहा है। किस तरह से वह बच रहे हैं, वह अब लगता है कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है जिसके पास, अगर वह अपराधी समझ रहे हैं कि पैसा है, उसको मार करके पैसा लूट ले रहे हैं। आज जो बांसगांव के प्रधान तरवा की हत्या हुई और जिस तरह से हत्यारे एक निर्मम हत्या करके और उसके माता पिता को बता करके कि हमने हत्या कर दिया, जाओ लाश उठा ले आओ, इस तरह से निर्भय होकर के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इससे स्पष्ट साबित है कि कहीं न कहीं हत्यारों का भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन से तालमेल है, जिसकी वजह से लाख इनके कहने के बावजूद भी घटनाएं घट नहीं रही, घटनाएं बढ़ी रही हैं और ख़ास करके पिछड़ों, दलितों और अक़लियत के लोगों पर जुल्म और अत्याचार बढ़ा है। इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी बराबर संघर्ष करती आ रही है और कल हमारा प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारे पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, मिठाई लाल जी जो कोऑर्डिनेटर रह चुके बसपा के समाजवादी पार्टी में इसमें हैं, और विधायकों के नेतृत्व में हम लोग वहां पहुंच करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार वहां के लोगों के, उनके परिवार के लोगों की बातों को सुन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे और उनको भरोसा दिलाएंगे कि आपके साथ हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बराबर तैयार रहेंगे। पीजीआई भेजे जा रहे हैं या अस्पतालों में रखे जा रहे हैं, उनके साथ जैसे मालूम पड़ रहा है कि अनाड़ी सा जैसा व्यवहार हो रहा है। उनको न दवा मिल पा रही, न खाना मिल पा रहा, न समय से पानी मिल पा रहा है। अन्य बीमारियों के जो मरीज़ हैं, किडनी, लीवर, कैंसर या हार्ट के, उन मरीजों की दवा ना होने के कारण, दवा के अभाव में वह मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, जिसको कोरोना महामारी कहा जा रहा है। कितने लोगों की मौत हो गई। तो यह स्थिति आज पूरे प्रदेश में है और हमारे जनपद में भी जो स्थिति है, जो वहाँ मरीज भर्ती हो रहे हैं, वो आप बीती बताते हैं तो सुन के लगता है कि इस तरह का कोरोना महामारी का जो स्वरूप है ये तो बड़ा भयावह है। जानबूझ करके लोगों को बंद करके मारा जाए। मेहनगर विधानसभा क्षेत्र से सन 1967 में जनसंघ के से चुनाव निशान दीपक से चुनकर विधानसभा में मेहनगर कंजोर गांव का दीपक जलाए। भाजपा विधायक ध्रुव कुमार सिंह के नेतृत्व में विधायक के शव को भाजपा के झंडे से सुसज्जित करके कंधा देते हुए अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई देने के लिए भाजपा जिला महामंत्री ननकू राम सरोज, पूर्व जिला मंत्री जयप्रकाश सिंह सहित तमाम लोगों ने
अंतिम भावभीनी विदाई दी। विधायक जैनुराम स्वभाव से सादगी व मृदुभाषी रहे। अपने 18 महीने के कार्यकाल में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की, अपने आप में ख्याति प्राप्त रही। क्षेत्रीय जनता को जैसे ही दुखद समाचार मालूम हुआ, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आवास पर तांता लगा रहा। लगभग 100 वर्ष की उम्र को पूरा करते हुए शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया है। एनडीआरएफ महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान ने देश के संवेदनशील जिलों में मानसून से निपटने के लिए एनडीआरएफ टीम की तैनाती कर दी है। इसी क्रम में एनडीआरएफ की टीम कमांडर निरीक्षक पंकज कुमार सिंह व सब इंस्पेक्टर सत्यजीत सिंह एनडीआरएफ टीम द्वारा जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के अंतर्गत ग्राम बिशनपुर देवारा, हैदराबाद एवं परसिया देवार, टेकनपुर आज जो घाघरा नदी के किनारे में बसे हैं और चारों ओर पानी से घिरे हैं का निरीक्षण किया एवं दौरा करके पूर्व में एक आए बाढ़ की जानकारी एकत्रित की गई एवं संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया, जिससे बाढ़ के दौरान त्वरित कार्रवाई करके जान और माल की हानि को रोका जा सके। निरीक्षण के दौरान एनडीआरएफ टीम और जिला प्रशासन द्वारा आपसी तालमेल और समन्वय के साथ कार्य किया गया, जिससे बाढ़ बचाव अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की चूक की कोई गुंजाइश न रहे। टीम ने क्षेत्रों के निरीक्षण के समय ग्रामीणों को बाढ़ और कोरोना से बचाव के लिए तरीके भी बताए। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व परिचित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद में 38 कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जनपद आजमगढ़ के सरयू नदी घाघरा में आई बाढ़ के परिणाम स्वरूप जनपद की प्रभावित हुई तहसील सगड़ी क्षेत्र एवं बाढ़ प्रभावितों की सहायतार्थ किए गए एवं किए जा रहे खोज, बचाव एवं राहत कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि बाढ़ से एक ग्राम में कटान हो रही है। जल भराव से कृषि प्रभावित 58 ग्राम है एवं जल भराव से आबादी प्रभावित तथा कृषि प्रभावित 62 ग्राम है तथा 62 ऐसे ग्राम है जिनका बाढ़ से संपर्क मार्ग कट गया है। इस प्रकार कुल 183 बाढ़ प्रभावित ग्राम है जिसमें राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। बाढ़ से अब तक 63,686 जनसंख्या प्रभावित हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक 12 ग्रामों के निवासियों को बाढ़ शरणालय पर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 65 बाढ़ शरणालय की स्थापना की गई है, जिसमें 7 संचालित हैं। अब तक बाढ़ शरणालयों में रहने वालों की संख्या 514 है एवं बाढ़ से 776 पशु प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल 60,266.55 हेक्टेयर, प्रभावित कुल कृषि योग्य भूमि 6,920 हेक्टेयर, कटान प्रभावित क्षेत्रफल 21.2 हेक्टेयर है। उन्होंने यह भी बताया कि बाढ़ से पूर्णतः क्षतिग्रस्त पक्के मकान की संख्या 6, आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के मकानों की संख्या 2, आंशिक क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों की संख्या 1, क्षतिग्रस्त झोपड़ियों की संख्या 55 है। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक 340 नावें लगाई गई हैं। जनपद में बाढ़ को देखते हुए एक एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है एवं 2 पीएचडी की फ्लड बाटालियन लगाई गई है। 10 मेडिकल की टीमें लगाई गई। इसके साथ ही 10 पशु शिविर स्थापित किए गए हैं। अब तक 35,286 पशुओं का टीकाकरण हुआ है। उन पशुओं के लिए अब तक 433 कुंटल भूसा वितरित किया गया है एवं 11,000 परिवारों में 55,000 लीटर मिट्टी के तेल का वितरण किया गया है। जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी का जलस्तर जो बदरौआ नाले गेट पे देखा जाता है 71.68 मीटर का इसका खतरे का जलस्तर है, जो कि अभी वर्तमान में 72.62 पे चल रहा है और ये जलस्तर अभी स्थिर स्थिति में है। इसकी वजह से करीब हमारे कुल 62 गांव हैं जिनका संपर्क मार्ग टूटा हुआ है, मरून हो गए हैं और ऐसे 58 गांव हैं जिनकी कृषि प्रभावित हुई है और बाकी 62 गांव और हैं जिनमें जलभराव से आबादी और कृषि दोनों किसी न किसी तरह से प्रभावित है। तो उन सबको टोटल देखा जाए तो प्रभावित जनसंख्या हमारी 63,686 है। राहत कार्य हमारा प्रॉपरली वहाँ पे चल रहा है, जिसके तहत ऑलरेडी हम 12,635 राहत पैकेट डिस्ट्रीब्यूट जनपद में किए जा चुके हैं और साथ में त्रिपाल 2,480 मीटर हम दिए जा चुकी है। लंच पैकेट्स शुरुआत में जो एकदम से विस्थापित होते हैं उनको लंच पैकेट की व्यवस्था की गई थी, 5,766 हम दे चुके हैं। इसके अलावा पशु हमारे जो विस्थापित हुए हैं 776 पशु विस्थापित हुए हैं जो कि बंधे पे या कहीं और जगह पे हैं, उनको चारे और भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है।
जिसके तहत ऑलरेडी 433 क्विंटल भूसा वितरित किया जा चुका है और इसमें सीडीओ को पशु विभाग को पूरा निर्देश दिए गए हैं कहीं भी किसी तरह के भूसे की और चारे की व्यवस्था में कमी ना आए। इसके अलावा हमारे 65 बाढ़ शरणालय ऑलरेडी चिन्हित हैं, जिसमें से जो 514 लोग शरणालय में गए हैं वो 7 में ऑलरेडी उनकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो क्षेत्रफल, कुल कृषि क्षेत्रफल की बात करें तो 7,266 हेक्टेयर हमारा प्रभावित हुआ है, जिसका नज़र रखी गई है और जैसे ही बाढ़ का पानी घटेगा उनमें सर्वे करके फसल नुकसान के उसमें क्षति का आकलन कर आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तेज बहादुर एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने यूरिया की कालाबाजारी रोकने एवं किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने के संदर्भ में जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपा और मांग की कि किसानों को तत्काल यूरिया उपलब्ध कराई जाए और यूरिया की कालाबाजारी तत्काल रोका जाए। सहकारी समितियों को सक्षम किया जाए। किसानों को खाद बीज की उपलब्धता सहकारी समितियों पर सुनिश्चित कराई जाए। किसानों का उत्पीड़न तत्काल रोका जाए। मुखर पांडे ने कहा कि आपदा काल में सरकार किसानों की कमर तोड़ने में लगी है। सरकार सहकारी समितियों को नष्ट करने का कुचक्र रच रही है। आज हम लोग पूरे देश के किसानों की समस्या, जो देश का किसान है, जो सारे लोगों का पेट भरता है और आज की आर्थिक तंगी में अगर किसान ज़मीन पे नहीं खड़ा होता तो शायद यह देश संभलता नहीं। इसको लेकर के किसानों को उर्वरक नहीं मिलता, उन्हें खाद नहीं मिल रहा, किसी सोसाइटी पे सरकारी गोदाम पे खाद नहीं है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। आज धान के लिए ये यूरिया होना अति आवश्यक है, लेकिन यूरिया का अभाव है। मेरा कहना है कि कोई भी सरकार हो, लेकिन किसी ने भी किसानों का कोई हाल चाल नहीं लिया, उनकी खबर नहीं लिया। एक कहावत है कि कोई नहीं मनाता खैर उसकी जान की, मुट्ठी में जिसके बंद है जान सारे जहान की। गांव में जाके देखिए सूरत किसान की, अफलास मुसीबत में जीवन बिता रहा है। गांव में जाके देखिए सूरत किसान की, ये हालत है किसानों की। इस नाते यह हम लोग प्रदेश नेतृत्व के, देश के हमारे जो प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी जी का निर्देश है, किसानों की तरफ उनकी रुझान है कि अगर इस देश का किसान महफूज रहेगा तो इस देश, यह प्रदेश महफूज रहेगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ हम लोग और इसी मांग को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि फ्लू कॉर्नर और फूड हेल्प डेस्क हर सरकारी अस्पताल में जहां पब्लिक आती है, चाहे अस्पताल हो या कहीं और, वहां हेल्प डेस्क की व्यवस्था है। अगर कोई भी संदिग्ध आ रहा है तो उसे वहां शिफ्ट किया जा सके। अगर टेस्ट के दौरान वो पॉजिटिव आता है तो उसे होम आइसोलेशन करे। जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ नर्सिंग होम में इन सब की व्यवस्था नहीं की गई थी। तहसील सदर के शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाकर मास्क, फेस कवर का प्रयोग न करने और इस तरह की जिस नर्सिंग होम में व्यवस्था नहीं पाई जा रही है उनके ऊपर पहले जांच की गई और अभियान के दौरान डॉक्टर जावेद अख्तर, कंसल्टेंट ऑर्थो सर्जन का हॉस्पिटल मोहम्मद आराजी बाग सदर तथा नेशनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर मुकेरीगंज सदर आजमगढ़ में कोविड-19 के गाइडलाइंस का अनुपालन न करने, मास्क, फेस कवर न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर द्वारा उक्त दोनों अस्पतालों को सील किया गया। इस बाबत क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। उसमें ये प्रावधान है कि फ्लू कॉर्नर और कोविड हेल्प डेस्क हर सरकारी अस्पताल में, हर जहाँ पे पब्लिक आती है, चाहे अस्पताल हो चाहे ऑफिसेज हो, वहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था है। खासतौर से प्राइवेट नर्सिंग होम में कोविड हेल्प डेस्क के साथ एक फ्लू कॉर्नर की व्यवस्था के निर्देश प्राप्त हुए थे। उसका कारण ये था कि कोई भी अगर संदिग्ध आता है तो उसको फ्लू कॉर्नर में आप शिफ्ट कर सकें, उनका टेस्टिंग करा के उनको अगर कोविड पॉजिटिव है तो आइसोलेट करके उनका इलाज करा सकें, जिससे कि संक्रमण उनकी वजह से ना फैले। तो कुछ नर्सिंग होम में शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये व्यवस्था लागू नहीं की गई है, तो उसमें मौके पे निरीक्षण किया गया था और 1-2 उनको सील भी किया गया है। तो आईएमए के प्रेसिडेंट से वार्ता हमारी कल हुई है, उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि हम 3 दिन के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं हर क्लिनिक छोटे बड़े सब पे उपलब्ध कराएंगे और अगर उसके बाद भी कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो सब भी उससे राजी है और मंडे से एक अभियान चलाएंगे। समस्त एसडीएम्स अपनी अपनी टीम से सारे नर्सिंग होम्स चेक करेंगे। वहाँ पे कोई कोविड की वैक्सीन तो अभी बनी नहीं है कई जगह, कोई भी किसी प्रकार की। बेसिकली एंटीवायरल एक इंजेक्शन होता है जो कि पेशेंट जिनको कि पल्मोनरी ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो एक रेमडेसिविर
सिविर करके इंजेक्शन है, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी सुधार होने की कई जगह टेस्टिंग में सुधार हुआ है। तो वो इंजेक्शन हमें मेडिकल कॉलेज में प्राप्त हो गया है और वो हम लगातार पिछले 2 दिन से जो भी पेशेंट्स को आवश्यकता है उनको दे रहे हैं। ये व्यवस्था उपलब्ध हो गई। नगर पंचायत कार्यालय अतरौलिया में अधिशासी अधिकारी रही अंजलि वर्मा के स्वागत समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजन चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा तथा क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर शीतला प्रसाद पांडे उपस्थित रहे। सर्वप्रथम अधिशासी अधिकारी अंजलि वर्मा को संयुक्त रूप से भगवान की चांदी की फोटो देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद साल और उपहार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। नगर पंचायत अतरौलिया में लगभग 21 महीने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाली अंजलि वर्मा की आंखों में यहाँ से जाने का दर्द साफ झलक रहा था। बता दें कि नगर पंचायत अतरौलिया में 3 नवंबर 2018 से अंजलि वर्मा अधिशासी अधिकारी पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। इसी बीच 17 अगस्त 2020 को वाणिज्य कर अधिकारी के रूप में वाराणसी में चयन होने के बाद अतरौलिया से चली गई, जिसके बाद आज उनका नगर पंचायत कार्यालय पर चेयरमैन द्वारा एक सम्मान व स्वागत समारोह आयोजित किया गया तथा उन्हें सम्मानित किया गया। इस बाबत क्या कुछ कहा अंजलि वर्मा, पूर्व अधिशासी अधिकारी अतरौलिया व वर्तमान वाणिज्य कर अधिकारी, सुनवाते हैं। यहाँ की जनता के लिए और यहाँ के कर्मचारियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैंने यहाँ पे 3 नवंबर 2018 को ज्वाइन किया था। तब बिल्कुल ही अनजान था ये शहर मतलब मेरे लिए, लेकिन आज 21 महीने के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। यहाँ के मैक्सिमम लोग भी मुझे जानने लगे हैं। मेरे जितने कर्मचारी हैं उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लगाव हो चुका था। लेकिन ये तो है कि जाना है तो जाना तो पड़ता ही है। थोड़ा तो दुख सबको होता है, जाने वाले को भी रहने वाले को भी। लेकिन यहाँ पर जो भी मुझे अनुभव मिला है वो बहुत अच्छा रहा है। चाहे वो यहाँ की जनता हो, चाहे यहाँ के कर्मचारी हों, चाहे हमारे बड़े बाबू चेयरमैन साहब, सब ने मतलब थोड़ी बहुत समस्याएं परेशानियां हर जगह आती हैं, लेकिन इसके बाद भी ये जो इतना साल जो मैं रही हूँ यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा रहा है। मासगांव में हुई ग्राम प्रधान हत्याकांड मामले में 20 अगस्त को आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान आरोपियों की टीन शेड वाले मकान को क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ जिलाधिकारी ने मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि वीडियो के जरिए तोड़फोड़ करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें भी पुलिस शीघ्र ही गिरफ्तार करेगी। इस बाबत क्या कुछ कहा आजमगढ़ जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। कल कुछ जनपद में बाहरी तत्वों द्वारा जनपद में प्रवेश करके बांसगांव में वहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से हटाया गया। स्थिति सामान्य है, बट क्योंकि उनके द्वारा माहौल ख़राब करने की कोशिश करी, कुछ थोड़ा तोड़फोड़ भी करी, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चिन्हित भी है, वीडियोग्राफी कराई गई है, तो जल्दी उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, राजनीतिक दल भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, भीड़ का सोशल डिस्टेंस पालन नहीं हो पा रहा है। इस केस में वहाँ पे एपिडेमिक एक्ट के खिलाफ FIR भी उसमें डाला गया है, तो कार्रवाई उसमें की जाएगी। सर, सभा का जुलूस आपके ही आया था, बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन कोई मुकदमा कायम नहीं। सभी पार्टीज़ के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो भी जिले में प्रमुख हैं, उनको ऑलरेडी ये सूचना दे दी गई है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई किसी तरह 5 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, और अगर आते हैं तो कोविड को देखते हुए उसमें 144 धारा लगी है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के प्रायोजक MS आभूषण भंडार एवं MS मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़। हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 हॉलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ BRD इंटर कॉलेज के सामने MS मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76074 84 और दूसरा संपर्क सूत्र है 7398 02 08 24। आजमगढ़ से खबर है, जहां बाढ़ पीड़ितों को सरकार द्वारा मदद के लिए 42 किलो का बाढ़ राहत पैकेट उनकी सहायता के तौर पर दिया जा रहा है, जिसमें 10 किलो आलू भी शामिल है। हालांकि बाढ़ प्रभावित द्वारा आलू के सड़े होने के कारण नहीं लिया जा रहा है, तो वही प्रशासन आलू के रख रखाव को लेकर काफी मुसीबतों का सामना कर रही है। प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत सामग्री वितरण केंद्र पर सड़े हुए आलू का ढेर फेंका हुआ है, तो कहीं केंद्रों के अंदर पड़ा हुआ है। जबकि बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि सरकार आलू की जगह पर सोया या कच्चा चना दे, जिससे लोग इसका उपयोग कर सकें।